तो कुछ हुआ है और कुछ बाकी है, लेकिन अब शुरुआत असल में इस खास मंच की होने जा रही है। खबरें अब तक प्रेजेंस शाइनिंग हिमाचल कॉन्क्लेव की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इंटरव्यू से हो। हम चाहेंगे कि हमारे एडिटर नासिर कुरैशी मंच पर आए मुख्यमंत्री जी को लेकर, और सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है कुछ ही पलों बाद। और जैसे कि ज्योति हम पहले से ही बता रहे थे कि खूबसूरती अगर कुदरती है कहीं पर तो वो हिमाचल प्रदेश में, हमने इस क्लिप में भी देख लिया और ये दुनिया भी जानती है। बिल्कुल, तो हिमाचल को सीएम जयराम ठाकुर कितना आगे लेकर अभी तक जा चुके हैं और कितना आगे अभी जाना बाकी है, बहुत तालियों के साथ स्वागत करेंगे सीएम जयराम ठाकुर का। अब जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है, क्योंकि बीजेपी तो कहती है देखिए सीएम साहब बहुत काम किया गया, सरकार पीठ भी अपनी थपथपाती है, काम किया भी गया है, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है। विधानसभा का सेशन भी हमने देखा कल, विपक्ष बहुत हमलावर नजर आया कई मुद्दों को लेकर। तो क्या कुछ काम किया गया, अभी कितना किया जाना बाकी है, कितना उम्मीदों पर खरा उतरे हैं सीएम जयराम ठाकुर, ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे हमारे एडिटर नासिर कुरैशी। तो कुछ ही पलों में ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और विपक्ष की आपने बात की और तीखे तेवर विपक्ष के दिखाई दे रहे हैं, खासकर उपचुनाव के बाद जो रिजल्ट आया। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब हर मुद्दे पर दिया है। लेकिन आज इस मंच से सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं, इस कार्यक्रम में अब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू होता है। ओवर टू यू नासिर। बहुत शुक्रिया कमल और ज्योति आपका, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, खबरों का वक्त निकालने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी हम क्लिप देख रहे थे, एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो था और उसमें एक बात थी कि सीएम की सादगी को लेकर, और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं मुख्यमंत्री जी कि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, लेकिन ये बात है कि आपकी सादगी, आपकी सरलता की लोग तारीफ करते हैं। मैं किसी ने कुछ बड़ी अच्छी लाइनें कही, उससे मैं शुरुआत करता हूँ आपके लिए कि हर नज़र होती है खुद अपने ही दिल का आईना, जिसने देखा जिस नज़र से उस तरह जाना मुझे। थैंक यू। 4 साल का वक्त मुख्यमंत्री जी गुजरा है। हर पार्टी की, हर सरकार जो बनती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने प्रदेश का, अपने देश का बहुत ज़्यादा विकास करे। ये जो 4 साल का सफ़र रहा, आने वाला साल चुनावी साल है, बहुत सी चुनौतियां रही होंगी, कितना संतुष्ट हैं आप इन 4 साल के अपने इस कार्यकाल में जनता से किए गए वादों को लेकर, जो आपने करने थे काम करवा पाए और कहां तक वो मुमकिन हो पाया? 4 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर हम जो कर सकते थे ऐसे हालात में, वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन इस बात का हमेशा एक थोड़ी सी टीस रहेगी इस बात की कि हमें ये 4 वर्ष के कार्यकाल में से 2 वर्ष कोविड के लिए समर्पित करने पड़े एक तरह से। और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसको हम चाह रहे थे कि उनको जमीन पर उतारा जाए, उनको उस काम को आगे बढ़ाया जाए, उसमें काफी ज्यादा खलल पड़ा। लेकिन ये नया अनुभव था। आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे दौर में से गुजरना नहीं पड़ा, और ऐसे दौर में गुजरते हुए हम 4 साल का कार्यकाल जो पूरा किए हैं, मैं कह सकता हूं कि सेवा और समर्पण के भाव से हमने इस 4 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया। और हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के और संस्कार के मुताबिक देवभूमि जब कहा जाता है, इसके अनुरूप जो आगे बढ़ाते हुए एक मुकाम पर पहुंचा। आज हिमाचल एक नहीं अनेक पैरामीटर्स पर, अनेक स्थानों पर बड़े राज्यों से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ, इस कोविड के संकट के बावजूद भी। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में जो परिस्थितियां हमारे सामने थी, उन परिस्थितियों में से गुजर करके हमने काम करने की जो कोशिश की और उस मुकाम को जहां हम हिमाचल प्रदेश में हासिल करना चाहते थे, उस मुकाम के करीब पहुंचे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी, कोविड का आपने जिक्र किया और वाकई में ऐसा वक्त था कि सिर्फ हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को उसने हिला दिया था और बड़ी बड़ी महाशक्तियां उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थीं। हिमाचल जैसा प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, बहुत सी मुश्किलात होती हैं। हम देखते थे खबरों में बहुत सी चीज़ें इस तरह की नज़र आती थीं।
सबसे ज्यादा कठिनाई आपको कब महसूस हुई एक मुख्यमंत्री को, कि आपके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, कि कभी ऐसा लगा हो कि अपने प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये चीजें मुहैया कराने में बड़ी मुश्किल हो रही है, और वो संघर्ष, वो वक्त याद आता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, हालांकि शांत प्रदेश है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ से दिल से साफ दिल के हैं और देवतुल्य है, इसीलिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बड़ा सहयोग मिला है इन 4 वर्षों में। उनका, आपके इस चैनल के माध्यम से उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। लेकिन जहां चुनौतियों की अगर बात कहें कि हिमाचल एक ऐसे दौर में से गुजरते गुजरते यहां पहुंचा है जहां आर्थिक रूप से हिमाचल की जो स्थिति है, कर्ज के नीचे जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, उन्होंने कभी इस बात को लिए नहीं सोचा कि हमको इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और सिर्फ राजनीतिक मकसद की दृष्टि से प्रदेश के विकास के नाम पर जो है वो जिस प्रकार से कर्ज उठाते रहे, कर्ज लेते रहे, एक परिस्थिति ऐसी बन गई, आज जो भी सरकार प्रदेश में होगी या आने वाले समय में भी होगी सरकार, इस कर्ज से निजात पाना इस प्रदेश के लिए बहुत कठिन है। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में जो विकास को एक गति देने की बात थी, विकास को बढ़ाने की बात अगर आती है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हैं और आय का बहुत बड़ा स्रोत हमारे सामने ऐसा दिख भी नहीं रहा है जिसके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर आर्थिक रूप से खड़ा कर सकें। ये सारी चीजें पीड़ा देती हैं। बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, करने की सोचते हैं, लेकिन आखिरकार रुकना पड़ता है कहीं एक जगह, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इसके लिए इतना धन चाहिए और धन हमारे पास उस प्रकार से जब उपलब्ध नहीं होता, तो उस स्थिति में हमारे लिए वो पीड़ा देता है। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, जब भी अब कहीं भी चुनाव होंगे किसी प्रदेश में कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी आप एक और बीजेपी की सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार होगी, आराम से सारे काम होंगे, कितना सपोर्ट मिलता है आपको केंद्र का हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए? उसकी वजह एक ये भी है कि खुद पीएम मोदी भी हिमाचल से अपना एक रिश्ता रखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने सपनों के हिमाचल को बनाना चाहते थे, तो वहाँ पर आप कितना अपने आप को आश्वस्त मानते हैं और कितना सपोर्ट मिलता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर कदम पर सहयोग मिला है। आज अगर हम अटल जी के जन्म पर जहां हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा देश के लिए और हिमाचल प्रदेश को अपने घर मानते थे वो, तो उनके नाम पर जो अटल टनल रोहतांग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आदरणीय मोदी जी ने इस टनल को पूरा करने के लिए जिस जोश और जुनून के साथ काम करने के लिए सभी जो हमारे इस टनल के काम से जुड़े हुए लोग थे उनको कहा, तो उसकी एक सफलता का एक प्रमाण हमारे सामने है। जो टनल जाकर के 2024 में लग रहा था ये बन करके तैयार होगी, और जो हमने 2020 में जो है वो अक्टूबर में उसको उद्घाटन कर दिया, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए भी हमने जो प्रोजेक्ट भेजे थे, अब वो प्रोजेक्ट भी हमारा 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, एडीबी का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को 450 करोड़ रुपए का हमको जो इंटरेस्ट फ्री लोन हिमाचल प्रदेश को मिला। और एक नहीं अनेक जितनी भी योजना है, चाहे वो केंद्र की सरकार की योजना है, आयुष्मान भारत है, चाहे केंद्र की योजना हमारी आयुष्मान भारत के साथ जो है वो उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को एक संबल मिला है, एक सहयोग मिला है। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग की बात अगर हम कहें, हर घर को नल, इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़ा मदद जो मिली है वो केंद्र सरकार से मिली है। टूरिज्म के सेक्टर का मैंने जिक्र किया है, और इसके साथ साथ में हमारे बागवानी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए एम्स हिमाचल प्रदेश में हमको मिला, बिलासपुर में। तो ये सारी चीजें केंद्र सरकार की दी हुई चीजें हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं केंद्र सरकार के सहयोग
के लिए तो हम जिंदगी भर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा, बहुत बड़ा उनका हिमाचल प्रदेश, जैसे अटल जी कहते थे ये मेरा प्रदेश है। आज हमें इस बात की खुशी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, जब मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। हिमाचल के साथ इतना नजदीकी का रिश्ता है, जो हम बोलते हैं, जो आग्रह हम उनके साथ करते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, उसको पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी बात में कर्ज की बात की थी, कर्ज का जिक्र किया। हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए कर्ज हर राज्य लेता है, किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने कम लिया। हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए कितना जरूरी हो जाता है उस कर्ज का लेना, और चुकाने के कितने साधन होते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है, और आप कम से कम उसको कर पाए, इसकी आपकी क्या कोशिश है? देखिए, अगर ये कोविड का दौर नहीं आया होता, हम उस दिशा में कोशिश कर रहे थे। जब तक कोविड का दौर नहीं आया, तब तक के लिए हमने अगर ऋण लेने की अगर बात कही, कर्ज लेने की अगर हम बात कही, तो उसमें हमने बहुत बहुत रिस्ट्रिक्ट किया। और ये कर्ज हम कम लें, अपने बलबूते हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर काम किया। केंद्र से विशेष पैकेज के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के लिए किस प्रकार से केंद्र की योजनाओं के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, उसके लिए हमने प्लान किए। लेकिन कोविड जब आया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस हो गई, देश को भी नुकसान हुआ, प्रदेश को भी नुकसान हुआ, और उस नुकसान की वजह से आखिरकार फिर भी हम एक व्यवस्था में कर्ज लेने के लिए जो है वो हमको आगे बढ़ना पड़ रहा है। वो हमारे लिए थोड़ा सा पीड़ादायक है, इस बात को मैं कह सकता हूं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एक सहज वातावरण में, एक नॉर्मल परिस्थिति में, एक सामान्य परिस्थिति में जो शासन किए लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का अगर मैं जिक्र करता हूं, तो आज तक हमको वजह नहीं समझ में आई कि वो कर्ज, इतना ज्यादा कर्ज जब मुझे हिमाचल प्रदेश सौंपा गया तो 50,000 करोड़ रुपए के ऋण के नीचे हिमाचल प्रदेश दबा हुआ मिला। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में मैं यही कहना चाहता हूं, अगर कोविड का दौर नहीं होता तो निश्चित रूप से उसमें हम अंतर महसूस करते, और हमने कर्ज कम लेना था और हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़े करने के लिए जो हमारे प्लान्स थे उसमें हम काम कर सकते थे। 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड की वजह से इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा करके गया है। मुख्यमंत्री जी, अभी हाल ही में आपका एक बयान आया उपचुनाव को लेकर कि उपचुनाव में हार से हम और मजबूत हुए हैं और हम आने वाले वक्त में और बेहतर तरीके से जीतेंगे। अक्सर ये कहा जाता है, लोग मानते हैं कि हार से मनोबल टूटता है, हार से लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हार से आप और मजबूत हो जाएंगे, आने वाले वक्त में और बेहतर कर पाएंगे? देखिए, एक बात हमको मान के चलना पड़ा, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। हार जीत ये दोनों साथ साथ चलती रहती हैं, कभी हार कभी जीत कभी हार, ये दौर चलते रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं ये भी कहना चाहूंगा मैं कि एक ये उपचुनाव के दौर को मुझे लगता है कि अलग नजरिए से भी देखने की जरूरत है। नजरिए से इसलिए मैं देखने की बात कह रहा हूं, अलग नजरिए से, कि पूरे प्रदेश में जहां जहां भी ये चुनाव हुए, ये किसी की मृत्यु के कारण हुए। और जब ये दौर आया तो सहानुभूति, श्रद्धांजलि, इस सारी बात को लेकर के चीजें आगे बढ़ी, और इस वजह से जो है ये चुनाव के परिणाम प्रभावित हुए। अगर हम इस बात को कहें, मंडी में अगर लोकसभा की अगर बात कहें, 48.14% हमको पड़ा, 49.14% जो है कांग्रेस को पड़ा। 1% से जीत हुई है। 4,000 वोट और भाजपा को पड़ा होता तो जीत हमारी होती। तो इसलिए इस जीत को जश्न के लायक जीत नहीं माना जा सकता है, और इस जीत को स्थायी रूप से इस तरह से नहीं माना जा सकता। ये जीत बड़ी हुई है, जीत है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जहां श्रद्धांजलि के नाम पर वोट नहीं, श्रद्धांजलि चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर हुआ। जो एक विशेष इलाका है, जहां जिस इलाके में जिस इलाके की रियासत के राजा के रूप में वो वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, स्वाभाविक रूप से वहां पर बड़ा एक इम्पैक्ट आया, उसका परिणाम उस दिशा में गया। और इसी तरह से मैं देख रहा हूं कि बाकी जो उपचुनाव भी हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें इस चीज का इम्पैक्ट रहा है। तो हमेशा ये श्रद्धांजलि के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर चुनाव नहीं होगा। जब सामान्य परिस्थिति का चुनाव होगा तो अलग तरह की परिस्थितियां होगी, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। तो इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि
कांग्रेस उत्साहित हुई है, उनको एक मौका मिला उत्साहित होने का, लेकिन हम सजग हुए हैं, हम अलर्ट हुए हैं। हम चल रहे थे, ठोकर लगी है, हमें अलर्ट होकर के आगे देख करके चलना होगा। इस बात का संदेश जरूर है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सब कुछ एक तरफा ही हो गया है। वो स्थिति नहीं है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में 2022 में जब चुनाव होगा तो जीत सिर्फ भाजपा की होगी। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, और ये हार जो है यही जीत का कारण बनेगी, क्योंकि समय रहते हमको जो अलर्ट जिस प्रकार से मिला है, हमको काम करने का मौका मिलेगा। उस दौरान अगर कुछ मुद्दों की बात करें, महंगाई जैसे ये चीजें, तो क्या जनता के जहन में रहेंगे या फिर आप लोग उनको जहन से निकाल देंगे, कुछ ऐसा काम कर पाएंगे, करेंगे? देखिए, मुद्दे चुनाव के हर बार जो कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, ये मुद्दे हमेशा चुनाव में उठाए जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये स्थायी मुद्दे हैं, हमेशा हर चुनाव का एक मुद्दा होता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगले चुनाव के लिए मुद्दे क्या होंगे अभी कहना उसमें ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा थोड़ा उचित नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा, हम मुद्दों पर आगे बढ़ करके काम करते हुए निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। जहां दूसरी पार्टी की, कांग्रेस की अगर हम बात कहें, कांग्रेस पूरे देश में किस दौर में से गुजर रही है, और उस देश के इतिहास को अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी यही दौर आने वाले समय में होने वाला है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर के दिल्ली में धरने पर बैठे हुए, जाकर के पार्टी हाईकमान को मिल रहे हैं, विधायक मिल रहे हैं, पार्टी के नेता मिल रहे हैं, इसको बदलो उसको बदलो, तो ये जो चल रहा है दौर सब देख रहे हैं। तो इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश से कौन से कांग्रेसी नेता दिल्ली में धरने पर बैठेंगे? आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नेता कौन है, यही बात स्पष्ट नहीं है। ना कांग्रेस में है और ना आम जन में है। सभी अपने आप को नेता मानते हैं। 12 जिले हैं, 12 क्या यहाँ पर 16 से ज्यादा तो इनके मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। हम मुख्यमंत्री होंगे, हम मुख्यमंत्री होंगे। तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, वो उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता हैं। उनके आशीर्वाद से जब हम आगे चुनाव के इस दौर में जब पहुंचेंगे, उनकी शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद से हम निश्चित रूप से कोई कारण नहीं होगा, कोई वजह नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देखेंगे। 2 छोटे सवाल और बहुत संक्षिप्त में आप चाहें तो जवाब। अभी आप यूपी भी गए थे और बीजेपी के बहुत सारे मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए थे, ऐसा पहली बार हुआ। तो इससे क्या संदेश जनता में जाता है? इसका मकसद क्या था? आपको वहां पर कैसा लगा? और यूपी में जब आप गए तो क्या महसूस किया आपने? क्या लगता है आने वाला वक्त यूपी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश पूरा बदल गया है। अगर हम विकास के पैरामीटर पर हम देखें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारे गए। जमीन पर उतारने के बाद डेवलपमेंट के सारे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यूपी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। जो यूपी अपने आप में उलझा रहता था आंतरिक वहां पर समस्याओं को लेकर के, दंगों को लेकर के, लूटपाट को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, वो सारी बातें पुराने जमाने की बात हो गई। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में कानून व्यवस्था एक अपने आप में एक इतना बड़ा संदेश है कि आम जनमानस वहां पर महसूस कर रहा है कि हम यूपी में अब रात को भी जा सकते हैं, रात को भी चल सकते हैं, परिवार के साथ भी जा सकते हैं, हम अपना कारोबार भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। ये सारी बातों का दिल दिमाग पर एक गहरा असर वहां पर हुआ है। और दूसरी बात, जहां हम वाराणसी गए थे, काशी गए थे, तो काशी की तो कायाकल्प हो गई है। और काशी की कायाकल्प होने के लिए मैं इस बात को कह सकता हूं पूरी दुनिया ने उस चीज को देखा है। सभी पूरे 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां थे, और वहां पर जिस प्रकार से क्रूज में बैठ करके सभी मुख्यमंत्री के साथ रात के 12:30 बजे तक प्रधानमंत्री जी ने बैठक की, और वहां पर गंगा आरती का जो दृश्य था वो दुनिया ने देखा है। बहुत बदल गया, पूरी परिस्थितियां बदल गई है वहां पर। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं जो बातें कही जा रही हैं, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। वहां पर मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है, जो कॉम्बिनेशन है, इसका परिणाम होगा बहुत बड़े बहुमत के साथ यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी,
4 साल का वक्त गुजर चुका है, हर मुख्यमंत्री, हर नेता कोई ना कोई विजन लेकर चलता है। अब आपको क्या लगता है कि इस बचे हुए वक्त में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ये काम मुझे प्राथमिकता के साथ करना है? देखिए, मैं बहुत चीज़ों का खुलासा नहीं करूंगा अभी, क्योंकि हमारे आने वाले समय के जो प्लान्स हैं, वो बजट हमारा आने वाला है, उसमें होंगे कुछ चीज़ों को लेकर के। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये 4 वर्ष सेवा और समर्पण के भाव के साथ हम गरीब लोगों के लिए काम करते रहे। जहां गरीब वहां हम, यानी कि आप हमारी योजनाओं का अगर स्वरूप देखेंगे, अलग तरह से हमने काम करने की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। और उसमें विशेष तौर से जो हिमाचल की राजनीति में एक बदले की भावना से काम करने की एक संस्कृति खड़ी हो गई थी, और कहने के लिए देवभूमि, लेकिन उसके बावजूद काम करने के लिए जो तौर तरीका हमारे राजनीतिक क्षेत्र में बन गया था पिछले कुछ अरसे से, बदले की भावना से काम करना, एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करना। आज 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, हमने हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ाया है। बदले की भावना से काम नहीं करने की संस्कृति को आगे उसको बढ़ाने की दिशा में काम किया है। आज बदले की भावना से काम नहीं होता, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं होता, क्षेत्रवाद की भावना के साथ काम नहीं होता है। और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि एक अलग परिस्थिति के दौर में से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नहीं अनेक, कोविड के मामले को लेकर के, कोविड की वैक्सीन को लेकर के हम कह सकते हैं कठिन परिस्थितियां, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति कठिन, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश भर में पहली डोज पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश, और दूसरी डोज पूरा करने वाला सबसे पहले पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश। तो अपने आप में हिमाचल में काम की संस्कृति भी है। उस काम की संस्कृति को इस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियों में उलझा करके जो है रख दिया था, और उस परिस्थिति को आज मुझे लगता है कि उसे खत्म करने के बाद हम एक बहुत अच्छी दौर में से आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश को एक मुकाम पर खड़ा करने की परिस्थिति में हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, शाइनिंग हिमाचल कॉन्क्लेव में आने के लिए, खबरें अभी तक के इस मंच पर, और तमाम सवालों के बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने जवाब दिए। और बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके मार्गदर्शन में हिमाचल इसी तरह से तरक्की करता रहे, विकास करता रहे, और जो जनता के मुद्दे हैं जहां कई बार ऐसा लगता है तो वो भी आप उन चीजों को देखें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत